हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रूम्स और येटन्स की नॉर्मेटिव कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फेडलर्स की कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में, उसी सीरीज में हम आगे बात करेंगे रूम्स एंड येटन्स की नॉर्मेटिव कंटीजेंसी थ्योरी में। इस थ्योरी में रूम्स और येटन ने ये स्पेसिफाई करने की कोशिश की है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर एक लीडर को इफेक्टिव बनने के लिए किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। ये जो थ्योरी थी बाल्के और मॉर्टन का जो पर्सपेक्टिव फॉर्मूला था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक टीम लीडरशिप या फिर एक जो कोऑर्डिनेटेड लीडर जो होता है वो ही इफेक्टिव होता है। पर येटन्स और रूम्स ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो बिहेवियर होता है एक लीडर का, वो एक हम उसको जनरल बिहेवियर नहीं मान सकते हैं, उसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेसिफिक बिहेवियर की बात की थी कि जो लीडर का जो बिहेवियर है इफेक्टिव, हम एक जनरल बिहेवियर को इफेक्टिव नहीं मान सकते हैं, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में काम कर रहा है। अब रूम्स की जो ये थ्योरी थी, इसको नॉर्मेटिव थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो लीडर का बिहेवियर है उसको कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स के साथ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ जोड़ने की कोशिश की है। और उन्होंने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, रूम्स और येटन ने कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ इफेक्टिव लीडरशिप जो स्टाइल है, कुछ नॉर्म्स हैं वो स्पेसिफाई किए हैं, इसलिए इसको नॉर्मेटिव कंटीजेंसी थ्योरी भी बोलते हैं। उन्होंने कुछ लीडरशिप स्टाइल बताए हैं, कुछ नॉर्म्स बताए हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग, किस तरह के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए एक लीडर को इफेक्टिव बनने के लिए। और वो नॉर्म्स कौन से हैं, उन्होंने इसको जो नॉर्म्स उन्होंने बताए हैं, जो लीडरशिप स्टाइल उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं, उसको रूम्स और येटन की टेक्सोनमी भी माना जाता है कि ये रूम्स और येटन की लीडरशिप स्टाइल की टेक्सोनमी है। उसमें उन्होंने 5 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स की बात की है। सबसे पहले तो अगर प्रोसेस जो है ऑटोक्रेटिक है प्रोसेस, तो किस तरह का लीडरशिप स्टाइल की बात की है। ऑटोक्रेटिक प्रोसेस में उन्होंने 2 तरह के लीडरशिप स्टाइल की बात की है, में उन्होंने A1 और A2। A1 किस तरह का लीडरशिप स्टाइल होगा कि इसमें A1 में ये माना जाता है कि जो लीडर है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन, जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, टीम के साथ मिलके जो काम कर रहा है, उसके वो सारी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, और वो खुद ही डिसीजन ले लेता है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो इस तरह का जो स्टाइल है उसको A1 स्टाइल में रखा गया है। A2 स्टाइल क्या है कि जो लीडर है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है टीम मेंबर से, और इंफॉर्मेशन उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए वो जो टीम के जो मेंबर हैं उनको बता भी सकता है कि वो इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहा है, किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कर रहा है, और नहीं भी बता सकता है, तो उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। तो ये A2 स्टाइल है। दूसरा जो प्रोसेस था वो कंसल्टेटिव प्रोसेस है। कंसल्टेटिव प्रोसेस में भी 2 तरह के स्टाइल स्पेसिफाई किए गए हैं, C1 और C2। C1 स्टाइल में जो लीडर है वो क्या करता है, टीम मेंबर्स को, जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको कंसल्ट करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, या आइडिया लेने के लिए, या उनकी सजेशंस लेने के लिए उस प्रॉब्लम पे जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या करता है, वो 1-to-1 बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कलेक्टिवली बिठा के नहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, 1-to-1 बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है मेंबर से, ग्रुप मेंबर से, और उसके बाद ही उस इंफॉर्मेशन के बेस पे और वो अपना डिसीजन खुद लेता है। दूसरा जो है इसमें C2 है, कंसल्टेटिव प्रोसेस के अंदर C2 स्टाइल है। इसमें वो इकट्ठे ग्रुप जो मेंबर हैं, टीम के जो मेंबर हैं, उनको इकट्ठे बिठा के उनके आइडियाज और उनके इंफॉर्मेशंस या सजेशंस लेता है, और उसके बेस पे फिर वो उनको कंसल्ट करके उसके बेस पे फिर वो डिसीजन लेता है उस प्रॉब्लम के बारे में या उस प्रोजेक्ट के बारे में जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तीसरा जो बात की थी, फर्स्ट हमने बात की है ऑटोक्रेटिक प्रोसेस की, जिसके अंदर A1 और A2 स्टाइल है। दूसरा कंसल्टेटिव प्रोसेस की बात की है, जिसमें C1 और C2 स्टाइल है। और तीसरा जो है ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस के अंदर एक स्टाइल की बात की गई है, G2 स्टाइल।
तो इस G2 स्टाइल में वो क्या करता है, ग्रुप जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग की जाती है और वो एज अ चेयरपर्सन काम करता है जो लीडर है, पर वहाँ पे जो डिसीजन या सजेशंस जो है, जो आइडियाज़ हैं, वो ग्रुप के मेंबर्स के चलते हैं। लीडर जो है वो उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता या किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो उसकी अपना डिसीजन है उसको ग्रुप मेंबर के ऊपर नहीं थोप सकता। ग्रुप मेंबर जो है मिलके जो डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन, उसी डिसीजन को फाइनल माना जाता है। तो ये एक G2 स्टाइल है। इफेक्टिव जो लीडरशिप स्टाइल जो रूम्स और वेटन्स ने बताए हैं उसका G2 स्टाइल इसको माना जाता है, जो ग्रुप प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। अब आगे जो बात की गई है, रूम्स और येटन्स ने क्या बात की है, उन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल इन बिहेवियरल टर्म्स, जो कि कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन्होंने जनरल बिहेवियर नहीं स्पेसिफाई किया है, जनरली ही नहीं बता दिया कि इस तरह का अगर लीडर जो है स्टाइल अपनाएगा तो वो इफेक्टिव लीडर ही होगा। उन्होंने बात की है कि सिचुएशन किस तरह की है, उसके बेस पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर बताए हैं कि उन बिहेवियर्स को फॉलो करके जो लीडर है जो अपने आप को इफेक्टिव बना सकता है। अब यहाँ पे इसमें एक प्रोसेस बताया गया है, इस थ्योरी के अंदर एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है कि अब सिचुएशन को किस तरह से इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल को अपनाना है। जो ये 5 लीडरशिप स्टाइल बताए हैं किस तरह से अपनाना है, तो 2 स्टेप है। सबसे पहले तो सिचुएशन को डायग्नोज करना होगा लीडर को कि किस तरह की सिचुएशंस हैं, और उसके बाद ही उन्होंने एक रूम्स और येटर ने एक मॉडल दिया था इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल का। तो उस मॉडल के बेस पे सिचुएशन को डायग्नोज करके और उस मॉडल के बेस पे ही जो है लीडर जो है लीडरशिप स्टाइल को अपना सकता है। तो जो फर्स्ट स्टेप था डायग्नोज द सिचुएशन, वो कहते हैं कि सिचुएशन को डायग्नोज करने के लिए कुछ एक क्वेश्चंस को अपने आप को लेके चलना पड़ेगा। लीडर को अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, येस और नो में उनका आंसर लेना पड़ेगा उस सिचुएशन को डायग्नोज करने के लिए। अब वो क्वेश्चंस 7 तरह के क्वेश्चंस की बात की है रूम्स और येटन ने। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं हम उनकी बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एक लीडर ने अपने आप से करने हैं सिचुएशन को डायग्नोज करने के लिए, और उनका आंसर लेना है येस और नो के अंदर। फर्स्ट जो क्वेश्चन था, डज द प्रॉब्लम पोजेस अ क्वालिटी रिक्वायरमेंट, जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम कर रहा है टीम और उसके लीडर जो है और जो टीम मेंबर जिसके ऊपर काम कर रहा है, क्या उसके लिए क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, इस तरह का क्वेश्चन करना है। यानी कि इसमें क्या है कि डिसीजन की जो क्वालिटी है वो सिर्फ लीडर अपने आप डिसीजन लेता है तब बनती है, या फिर टीम के मेंबर्स को कंसल्ट करता है तब बनती है। यानी कि क्वालिटी की बात की गई है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डज द लीडर हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू मेक अ डिसीजन, कि क्या उसके पास डिसीजन लेने के लिए, खुद से डिसीजन लेने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। इस तरह का क्वेश्चन उसने अपने आप से करना है सिचुएशन को डायग्नोज करने के लिए। इसका आंसर येस और नो में लेना है उसने। इज द प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड वेल इनफ, कि जो प्रॉब्लम है क्या वो स्ट्रक्चर्ड है। फोर्थ जो क्वेश्चन जो उसने करना है, इज इट नेसेसरी फॉर अदर टू एक्सेप्ट द डिसीजन इन ऑर्डर टू बी इम्प्लीमेंटेड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द लीडर मेक्स द डिसीजन अलोन हाउ सर्टेन इज इट दैट अदर्स विल एक्सेप्ट इट, कि अगर वो अकेला डिसीजन लेता है तो ये कितना निश्चित है कि जो दूसरे ग्रुप मेंबर हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे। डू अदर शेयर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल दैट विल बी अटेन्ड बाय सोल्विंग द प्रॉब्लम, क्या दूसरों के साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो शेयर किए गए हैं कि जो प्रॉब्लम है जो आप सोल्व करने जा रहे हो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या शेयर किए गए हैं मेंबर्स के साथ। आर द प्रेफर्ड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम लाइकली टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट अमंग अदर्स इन द ग्रुप, कि अगर सॉल्यूशन जो डिसीजन जो है लीडर अपने आप से लेता है, अपने इंफॉर्मेशन के बेस पे लेता है, क्या उससे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये 7 टाइप्स के क्वेश्चंस उन्होंने बताए हैं जो लीडर ने अपने आप से करने हैं और उनके आंसर्स लेने हैं येस नो में। इसके बेस पे अब ये सिचुएशन को डायग्नोज करके रूम्स और येटन्स ने एक मॉडल दिया था
उस मॉडल को कंसल्ट करके ही इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल जो है, जो पीछे हमने बात की 5 इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल की, A1, A2, C1, C2 और G2, उनमें से कोई भी वो अपना सकता है उसके बेस पे, इस मॉडल के बेस पे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इज द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन इम्पोर्टेंट, क्या डिसीजन की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? उसका जो आंसर आएगा येस और नो में। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज टीम कमिटमेंट इम्पोर्टेंट टू द डिसीजन, कि डिसीजन जो लिया गया है उसमें टीम की कमिटमेंट होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने किया था, इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्पोर्टेंट, उसके आपने 2 आंसर लिए हैं इस मॉडल के अंदर, येस और नो। अब येस में आगे इस सेकंड क्वेश्चन में ही येस और नो में आंसर आएगा, और उधर येस और नो में, वहां पे सेकंड क्वेश्चन के बाद ही जो इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्पोर्टेंट, क्या डिसीजन की जो क्वालिटी इम्पोर्टेंट है और जो टीम कमिटमेंट इम्पोर्टेंट है डिसीजन के लिए, तो वहां पे जो नो में आंसर आया, दोनों ही नो में आए हैं कि ना तो कमिटमेंट ही जरूरी है और ना ही डिसीजन जो क्वालिटी जो है इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए दोनों ही आंसर नो में है। तो A1 स्टाइल को अपनाया जाए, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, कि वो खुद से उसके पास इंफॉर्मेशन है, खुद से वो डिसीजन ले सकता है। अब नेक्स्ट जो है इसको ही आगे बढ़ाते हुए फिर तीसरा जो क्वेश्चन है, डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक द डिसीजन ऑन योर ओन, क्या लीडर के पास इंफॉर्मेशन है, इनफ इंफॉर्मेशन है जिससे वो डिसीजन ले सकता है उस प्रॉब्लम के बारे में जिसपे सारे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो इसको ही आगे जो सेकंड क्वेश्चन के बाद उसको ही येस नो के अंदर आंसर लिया गया है, और इधर भी येस और नो के अंदर आंसर लिया गया है। तो जो नो में जो आंसर आया था सेकंड क्वेश्चन में, उसके बाद कि इज द टीम कमिटमेंट इम्पोर्टेंट टू द डिसीजन, टीम की कमिटमेंट जरूरी नहीं है, नहीं, नो था। तो और उसके पास इंफॉर्मेशन भी है प्रॉपर, तो वो अपने आप से डिसीजन ले सकता है, यस इंफॉर्मेशन है प्रॉपर। तो यहाँ पे भी A1 स्टाइल की बात की कि वो खुद से डिसीजन ले ले, वो वाला स्टाइल अपना सकता है लीडर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है, इज द प्रॉब्लम वेल स्ट्रक्चर्ड, क्या जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है? तो तीसरे ही क्वेश्चन में जो आंसर आया था, डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक द डिसीजन, नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट जो है, इज द प्रॉब्लम वेल स्ट्रक्चर्ड, प्रॉब्लम जो है वेल स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, उसी में नो में आंसर आया है येस और नो, कि वेल स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, येस और नो। और इधर जो है नो जो आंसर आया था, डू द यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक द डिसीजन ऑफ योर, नो, तो येस और नो, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, और जो प्रॉब्लम भी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो दोनों के इस केस में कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपनाया जाए? C2 लीडरशिप स्टाइल, यानी कि ग्रुप मेंबर्स को इकट्ठा करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए और उसके बेस पे ही डिसीजन लिया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इम्पोज करना है लीडर ने अपने आप को, इफ यू मेड द डिसीजन योरसेल्फ द टीम सपोर्टेड, कि अगर आप अपने आप से डिसीजन लेते हैं इंफॉर्मेशन के बेस पे जो आपके पास है, तो क्या टीम जो है आपको सपोर्ट करेगी? उसके लिए जो पहले जो हमने थर्ड क्वेश्चन लिया था, डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक द डिसीजन, उसमें येस आंसर आया था। तो यहाँ पे इफ यू मेड द डिसीजन योरसेल्फ द टीम सपोर्टेड, तो यहाँ येस नो में आंसर आया, येस आपके पास इंफॉर्मेशन भी है और टीम आपको सपोर्ट भी करेगी। तो यहाँ पे जो येस में आंसर, यहाँ पे आप A2 स्टाइल अपना सकते हैं, A2 लीडरशिप स्टाइल, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी है और अगर टीम ये भी चाहते हैं कि टीम आपको सपोर्ट करे, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे और जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे आइडिया ले सकते हैं, पर आप बता भी सकते हैं उनको कि प्रॉब्लम क्या है जिस पे आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, और नहीं भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे A2 स्टाइल की बात की गई है कि A2 स्टाइल को अपनाया जाए। नो में भी आंसर आया है। उसके बाद इज द प्रॉब्लम वेल स्ट्रक्चर्ड, उसके बाद जो येस में आया था, येस और नो की बात की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो नेक्स्ट जो है, इफ यू मेड द डिसीजन हिमसेल्फ योरसेल्फ द टीम सपोर्ट, आगे येस और नो, येस और नो,
इस तरह से। और जो शुरू में हमने सेकंड क्वेश्चन के बाद वहां पे छोड़ दिया था लूप को, अब यहाँ पे येस और नो, इफ यू मेड द डिसीजन योरसेल्फ द टीम सपोर्ट, येस और नो। तो यहाँ पे बात की गई है कि टीम कमिटमेंट इंपॉर्टेंट टू द डिसीजन, टीम कमिटमेंट जरूरी है और आपके इंफॉर्मेशन भी है ना, टीम कमिटमेंट भी जरूरी है और आपके पास इंफॉर्मेशन भी है उसको डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे A1 स्टाइल की बात की गई है। अगर नहीं है, टीम आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो ग्रुप प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। यहाँ G2 स्टाइल की बात की गई है। अब आगे, डज द टीम शेयर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्या टीम को जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं वो शेयर किए गए हैं? तो यहाँ पे येस और नो में आंसर आएगा कि टीम जो है आपको सपोर्ट नहीं करेगी और टीम को जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल शेयर किए गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे G2 स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा, आपको ग्रुप के मेंबर्स से बात करनी पड़ेगी। नो है तो आपको C2 जो है कंसल्ट करना पड़ेगा, कंसल्टेटिव प्रोसेस। इस तरह से ये पूरा लूप बनाया गया है क्वेश्चंस को लेके, उसके बेस पे स्टाइल बताए गए हैं। नेक्स्ट जो है, इज द कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट द टीम ओवर द डिसीजन लाइकली, कि क्या जो आप डिसीजन लेते हैं अपने बेस पे क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं ग्रुप मेंबर्स के अंदर, उसके बेस पे येस और नो। तो लास्ट में ये C1, A2, G2, C2 यानी इन क्वेश्चंस के बेस पे पूरा एक मॉडल तैयार किया था लीडरशिप स्टाइल का। जो उन 5 जो लीडरशिप स्टाइल जो पहले रूम्स और येटन ने बताए थे उनको कंसीडर किया इस मॉडल के अंदर, और सिचुएशन को डायग्नोस करने के लिए क्वेश्चन इम्पोज करने हैं लीडर ने। इस तरह की बात की रूम्स और येटन ने कि वो 7 क्वेश्चंस उन्होंने बताए हैं सिचुएशन को डायग्नोस, और ये पूरा मॉडल उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि उन क्वेश्चंस के बेस पे और उनके जो आंसर आते हैं येस और नो में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है इफेक्टिव होगा। तो कोई भी लीडर अगर अपने लीडरशिप को इफेक्टिव बनाना चाहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो इस मॉडल को कंसल्ट कर सकता है, इस तरह का मॉडल वो अपना सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।